हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं अगली हेडिंग है आपकी क्लोनिंग संवाहक के बारे में, क्लोनिंग वेक्टर के बारे में। तो आइए समझते हैं क्लोनिंग वेक्टर क्या होता है। ध्यान दें, हम जानते हैं कि प्लाज्मिड व जीवाणुभोजी जीवाणु कोशिका में बिना गुणसूत्रीय डीएनए नियंत्रण के स्वतंत्र रूप से पृथक्कृत करने की क्षमता रखते हैं। ठीक है, तो आप जानते हैं कि जीवाणु कोशिका के अंदर बिना जीवाणु कोशिका के गुणसूत्रीय डीएनए के नियंत्रण में जीवाणु कोशिका के अंदर प्लाज्मिड और जीवाणुभोजी अपना प्रतिकृति स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं, यह उनमें क्षमता होती है। प्लाज्मिड व जीवाणुभोजी जीवाणु कोशिका में बिना गुणसूत्रीय डीएनए के नियंत्रण के स्वतंत्र रूप से प्रतिकृत करने की क्षमता रखते हैं। ठीक है, अपना कॉपी बनाने की क्षमता रखते हैं, रेप्लिकेट होने की क्षमता रखते हैं। जीवाणुभोजियों की प्रत्येक कोशिका में काफ़ी अधिक संख्या होने से जीवाणुभोजियों की प्रत्येक कोशिका में काफ़ी अधिक संख्या होने से जीवाणु कोशिका में इनके जीनोम की कई प्रतिकृति मिलती है, कई रिप्लिकेट मिलते हैं। ठीक है, तो जीवाणुभोजियों की प्रत्येक कोशिका में काफ़ी अधिक संख्या होने से जीवाणु कोशिका में इनके जीनोम की कई रेप्लिकेट मिलते हैं, कई प्रतिकृतियां मिलती हैं। कुछ प्लाज्मिड की प्रति कोशिका केवल 1 या 2, जबकि दूसरे की 15 से 100 प्रतिकृति मिलती है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जीवाणु कोशिका में कुछ प्लाज्मिड की प्रति कोशिका केवल 1 या 2 प्रतिकृति मिलती है, जबकि दूसरे में 15 से लेकर 100 तक भी प्रतिकृति मिल सकती है और इनकी संख्या इससे भी ज़्यादा हो सकती है। ठीक है, यदि हम विजातीय डीएनए खंड को, एलियन डीएनए पार्ट को, विजातीय डीएनए खंड को जीवाणुभोजी या प्लाज्मिड डीएनए के साथ जोड़ सकें। ठीक है, यदि हम बाहरी डीएनए को, विजातीय डीएनए को, एलियन डीएनए को किसके साथ जोड़ सकें? जीवाणुभोजी या प्लाज्मिड डीएनए के साथ जोड़ सकें, तो इनकी संख्या को भी जीवाणुभोजी या प्लाज्मिड की प्रतिकृत संख्या के समान गुणित कर सकते हैं। ठीक है, तो जिस तरीके से जीवाणुभोजी या प्लाज्मिड की प्रतिकृत होती है, ठीक उसी तरह से यदि हम विजातीय डीएनए खंड को जीवाणुभोजी या प्लाज्मिड डीएनए खंड से जोड़ दें तो इनकी संख्या को भी जीवाणुभोजी या प्लाज्मिड प्रतिकृति की संख्या के समान गुणित कर सकते हैं। किसकी कर सकते हैं? विजातीय डीएनए खंड की। कब कर पाएंगे? जब जीवाणुभोजी या प्लाज्मिड डीएनए के साथ विजातीय डीएनए खंड को जोड़ देंगे। उसके बाद वर्तमान समय में उपयोग किए जा रहे संवाहक इस प्रकार से तैयार किए जाते हैं कि इन्हें बाहरी डीएनए से जोड़ने, ठीक है, आजकल जो है वर्तमान समय में जो उपयोग किए जाने वाले संवाहक हैं, वेक्टर हैं, उनको इस प्रकार तैयार किया जाता है कि इन्हें बाहरी डीएनए से जोड़ने व अपुनर्योगजों से पुनर्योगजों के चयन में सहायता मिलती है। नॉन रिकॉम्बिनेंट से रिकॉम्बिनेंट के चयन में सहायता मिलती है। ठीक है, तो वर्तमान समय में उपयोग किए जा रहे संवाहक अर्थात वेक्टर इस प्रकार से तैयार किए जाते हैं कि इन्हें बाहरी डीएनए से जोड़ने व नॉन रिकॉम्बिनेंट से रिकॉम्बिनेंट के चयन में सहायता मिलती है। ठीक है, संवाहक में क्लोनिंग करने हेतु निम्न विशेषताओं की आवश्यकता होती है। जो वेक्टर हैं, वेक्टर में क्लोनिंग करने के लिए कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए, ध्यान से समझें। पहले देखें, यह एक प्लाज्मिड का फिगर है। यह किसका प्लाज्मिड है? ई कोलाई का, एस्चेरिचिया कोलाई। ठीक है, एस्चेरिचिया कोलाई का यह प्लाज्मिड है। एस्चेरिचिया कोलाई क्लोनिंग संवाहक, क्लोनिंग वेक्टर है एस्चेरिचिया कोलाई का, जिसे कहते हैं PBR 322।
यह सीरिया कोलाई का संवाहक है PVR 322 में प्रतिबंधन स्थल हैं, यह सब बने हुए, ठीक है, रिस्ट्रिक्शन पॉइंट्स हैं, प्रतिबंधन स्थल हैं, इसमें बने हुए रिस्ट्रिक्शन साइट, सब यह रिस्ट्रिक्शन साइट हैं जो किसमें हैं, ई कोलाई के क्लोनिंग संवाहक में, क्लोनिंग वेक्टर में, जिसमें आप देख रहे हैं यह ओरिजिन है, यहाँ पर रेप्लिकेशन की उत्पत्ति होती है जिसे ओराई कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा यह अनुक्रम जो है DNA के प्रतिरूप की संख्या के नियंत्रण में भी अपनी भूमिका निभाता है और प्रतिकृतियन की उत्पत्ति भी इसी ओराई से प्रारंभ होती है। इसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे एम्पेसिलिन रेजिस्टेंस, ठीक है, पार्ट है, साइट है एम्पेसिलिन रेजिस्टेंस साइट, यह है टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस साइट, यह आपका रोप है PVU सेकेंड, ठीक है, यह आपका PST फर्स्ट, PVU फर्स्ट जो एम्पेसिलिन R का हिस्सा है, इको R1, ठीक है, क्ले फर्स्ट, CLA फर्स्ट, हिंड थर्ड, वाम H1, साल फर्स्ट, यह सब जो हैं ई कोलाई के क्लोनिंग वेक्टर के स्थल पर पाए जाते हैं। देखें ध्यान से, ई कोलाई क्लोनिंग संवाहक PVR 322 में प्रतिबंधन स्थल रिस्ट्रिक्शन साइट्स जो हैं वह है आपका हिंड थर्ड, इको R1, हिंड थर्ड, इको R1, ठीक है, वाम H1, साल फर्स्ट, PVU सेकेंड, PST फर्स्ट, ठीक है, PST फर्स्ट, क्ले फर्स्ट, CLA फर्स्ट, और प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन जो एम्पेसिलिन R है और टेट्रासाइक्लिन R है, यह प्रतिरोधी प्रतिजैविक जीन होते हैं, ठीक है। उसके बाद है आपका रोप प्लाज्मिड, तो ये प्लाज्मिड के प्रतिकृति में भाग लेने वाले प्रोटीन का कूट लेखन करता है। यह सारे संरचनाएं जो हैं, यह सारे साइट्स जो हैं ई कोलाई के क्लोनिंग वेक्टर PVR 322 में पाए जाते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं एक क्लोनिंग वेक्टर की क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए, ठीक है। देखें ध्यान से समझें क्लोनिंग वेक्टर की विशेषताएं के बारे में, जिनको अलग अलग भागों में बांटा गया है। पहला है आपका प्रतिकृतियन की उत्पत्ति, ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, प्रतिकृतियन की उत्पत्ति अर्थात ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ओराई का प्रारंभ, यहाँ पे ओराई है जहाँ से रेप्लिकेशन क्या होता है, स्टार्ट होता है ओराई से, ठीक है। ध्यान से देखें, यह वह अनुक्रम है जहाँ से प्रतिकृतियन की शुरुआत होती है, ठीक है। जो आपका ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है ओराई, वह कैसा अनुक्रम है, यह वह अनुक्रम है जहाँ पर रेप्लिकेशन की शुरुआत होती है, और जब कोई DNA का कोई खंड इस अनुक्रम से जुड़ जाता है तब परपोषी कोशिकाओं के अंदर प्रतिकृति कर सकता है, ठीक है। अगर जो है कोई DNA का खंड किससे जुड़ जाए, ओराई वाले अनुक्रम से जुड़ जाए, तो वह परपोषी कोशिका के अंदर जाके रेप्लिकेशन कर सकता है, प्रतिकृति कर सकता है, ठीक है। तो पहला जो है ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जिसे ओराई का प्रारंभ कहते हैं, यह वह अनुक्रम है जहाँ से प्रतिकृतियन की शुरुआत होती है, और जब कोई DNA का कोई खंड इस अनुक्रम से जुड़ जाता है, अर्थात ओराई से DNA का कोई खंड जुड़ जाता है, तब
परपोषी कोशिकाओं के अंदर प्रतिकृति कर सकता है। यह अनुक्रम जोड़े गए डीएनए के प्रतिरूपों की संख्या के नियंत्रण के लिए भी जिम्मेदार होता है। जो ओराई है, ठीक है, जहाँ से शुरुआत होती है रेप्लिकेशन की, वह अनुक्रम जो है जोड़े गए डीएनए के प्रतिरूपों की संख्या के नियंत्रण के लिए भी जिम्मेदार होता है। इसलिए यदि कोई लक्ष्य डीएनए की काफ़ी संख्या प्राप्त करना चाहता है, ठीक है, इसलिए यदि कोई लक्ष्य डीएनए की काफ़ी संख्या प्राप्त करना चाहता है तो इसे ऐसे संवाहक में क्लोन करना चाहिए जिसका मूल ओराई अत्यधिक प्रतिरूप बनाने में सहयोग करता है। ठीक है, यदि कोई लक्ष्य डीएनए की काफ़ी संख्या प्राप्त करना चाहता है तो इसे ऐसे संवाहक में क्लोन करना चाहिए जिसका मूल अत्यधिक प्रतिरूप बनाने में सहयोग करता हो। ठीक है, तो यह पहली विशेषता होनी चाहिए वेक्टर क्लोन की। ठीक है, वेक्टर क्लोनिंग की पहली विशेषता होनी चाहिए। दूसरी होनी चाहिए वर्ण योग चिन्हक। ठीक है, उसमें सेलेक्टेबल मार्कर होना चाहिए, वर्ण योग चिन्हक होने चाहिए, अर्थात सेलेक्टेबल मार्कर होने चाहिए। यह दूसरी विशेषता होनी चाहिए क्लोनिंग वेक्टर की। देखिए ध्यान से, वर्ण योग्य चिन्हक, ठीक है, सेलेक्टेबल मार्कर। ओराई के साथ संवाहक को, ठीक है, ओराई के साथ संवाहक को वर्ण योग चिन्हक की आवश्यकता भी होती है। ठीक है, ओराई के साथ जो है वेक्टर को वर्ण योग चिन्हक की भी आवश्यकता होती है, सेलेक्टेबल मार्कर की भी आवश्यकता होती है, जो अरूपांतरजों की पहचान अर्थात नॉन ट्रांसफॉर्मिट्स की पहचान व उन्हें समाप्त करने में सहायक हों। नॉन ट्रांसमिट्स की पहचान व उन्हें समाप्त करने में सहायक हों और रूपांतरजों की चयनात्मक वृद्धि को होने दें। ठीक है, रूपांतरजों के चयनात्मक वृद्धि होने दें और नॉन ट्रांसमिट्स की पहचान कर उन्हें समाप्त करने में सहायक हों। रूपांतरण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा डीएनए के एक खंड को परपोषी जीवाणु में प्रवेश कराते हैं। रूपांतरण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा डीएनए के खंड को होस्ट बैक्टीरिया में परपोषी जीवाणु में इंटर कराते हैं, प्रवेश कराते हैं। ठीक है, तो जो दूसरी विशेषता आप पढ़ रहे हैं वह है आपका सेलेक्टेबल मार्कर। तो आप देख रहे हैं कि ओराई के साथ जो है, ओराई के साथ संवाहक को सेलेक्टेबल मार्कर की भी आवश्यकता होती है, जो नॉन ट्रांसमिट्स की पहचान व उन्हें समाप्त करने में सहायक होते हैं और रूपांतरजों की चयनात्मक वृद्धि को होने देते हैं। रूपांतरण जो है एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा डीएनए के एक खंड को परपोषी जीवाणु में प्रवेश कराते हैं। ठीक है, सामान्यतया एम्पिसिलिन, क्लोरोफेनिकॉल, टेट्रासाइक्लिन या केनामाइसिन जैसे प्रतिजैविक अर्थात एंटीबायोटिक के प्रति प्रतिरोध कोडित करने एनकोडिंग वाले जीन ई कोलाई के लिए उपयोगी वर्णयोग चिन्हक माने जाते हैं। ठीक है, तो ई कोलाई के लिए, इसीरिया कोलाई के लिए उपयोगी वर्णयोग चिन्हक कौन होते हैं? सेलेक्टेबल मार्कर कौन होते हैं? तो ई कोलाई के लिए जो उपयोगी सेलेक्टेबल मार्कर होते हैं वे होते हैं, ठीक है, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस साइट और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस साइट। जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस साइट हैं वही उपयोगी वर्ण योग चिन्हक माने जाते हैं। किसके लिए? ई कोलाई के लिए।
तो सामान्यतया एम्पिसिलिन, क्लोरोफेनिकॉल, टेट्रासाइक्लिन या केनामाइसिन जैसे प्रतिजैविक के प्रति प्रतिरोध कोडित करने वाले जीन ई कोलाई के लिए उपयोगी वर्णयोग चिन्हक माने जाते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि ई कोलाई के लिए उपयोगी वर्णयोग चिन्हक, उपयोगी सेलेक्टेबल मार्कर कौन होंगे? तो वे होंगे जो एंटीबायोटिक के प्रति, प्रतिजैविक के प्रति प्रतिरोध कोडित करने वाले जो जीन हैं। एंटीबायोटिक के प्रति प्रतिरोध कोडित करने वाले अर्थात एनकोडिंग करने वाले जीन ही उपयोगी सेलेक्टेबल मार्कर माने जाते हैं। किसमें? ई कोलाई के अंदर। सामान्य ई कोलाई कोशिकाओं में इनमें से किसी प्रतिजैविक के प्रति प्रतिरोध नहीं होता है। ठीक है, अगर सामान्य सीरिया कोलाई की कोशिका है तो उसमें जितने भी यहाँ पे प्रतिजैविक लिखे गए हैं, एम्पिसिलिन, क्लोरोफेनिकॉल, टेट्रासाइक्लिन या केनामाइसिन, इनके प्रति प्रतिरोध नहीं होता है सामान्य ई कोलाई कोशिका में। ठीक है, तो यह विशेषता होनी चाहिए, अर्थात सेलेक्टेबल मार्कर होना चाहिए। तीसरी विशेषता है क्लोनिंग स्थल होना चाहिए, उसमें क्लोनिंग साइट्स होने चाहिए। विजातीय डीएनए को जोड़ने हेतु, ठीक है, विजातीय डीएनए अर्थात एलियन डीएनए, फॉरेन डीएनए को जोड़ने हेतु सामान्यतः काम में लिए जा रहे प्रतिबंधित एंजाइम के लिए संवाहक में कुछ या एक ही पहचान स्थल होना चाहिए। ठीक है, तो विजातीय डीएनए को जोड़ने हेतु सामान्यतः काम में लिए जा रहे प्रतिबंधित एंजाइम के लिए, विजातीय डीएनए को जोड़ने हेतु सामान्यतः काम में लिए जा रहे प्रतिबंधित एंजाइम के लिए संवाहक में कुछ या एक ही पहचान स्थल होना चाहिए। ठीक है, संवाहक के अंदर एक से अधिक पहचान स्थल होने पर इसके कई खंड बन जाते हैं जो जीन क्लोनिंग को जटिल बना देते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि विजातीय डीएनए को जोड़ने हेतु सामान्यतः काम में लिए जा रहे प्रतिबंधित एंजाइम के लिए संवाहक में कुछ या एक ही पहचान स्थल होना चाहिए। अगर एक से अधिक संवाहक के लिए पहचान स्थल होगा तो इससे कई खंड बन जाएंगे और जीन क्लोनिंग को ये जटिल बना देते हैं। ठीक है, विजातीय डीएनए का बंधन, विजातीय डीएनए का बंधन अर्थात लिगेशन उन दोनों प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीनों में से एक में स्थित प्रतिबंध स्थल पर किया जाता है। ठीक है, तो जो विजातीय डीएनए का बंधन है, फॉरेन डीएनए या एलियन डीएनए को जोड़ना है, बंधन करना है, लिगेशन करना है, वह उन दोनों प्रतिजैविकों का जो प्रतिरोधी जीन है, प्रतिरोधी जीनों में से एक में स्थित प्रतिबंध स्थल पर किया जाता है। ठीक है, तो एलियन डीएनए फॉरेन डीएनए को कहाँ जोड़ेंगे? जहां पर रेजिस्टेंस स्थल है एंटीबायोटिक के प्रति, यह है एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस साइट है, यहाँ पे जोड़ सकते हैं एलियन डीएनए को, या फिर टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस साइट है, इधर जोड़ सकते हैं एलियन डीएनए को। ठीक है, तो यह प्रतिबंध स्थल का कार्य करेगा। तो यह आपका देख रहे हैं एक प्लाज्मिड का फिगर है जो ई कोलाई क्लोनिंग संवाहक PBR 322 है, जिसमें यह ओराई है, प्रतिकृतियन की उत्पत्ति यहाँ से होती है। यह एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस साइट है, यह टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस साइट है। ठीक है, इसके अलग अलग भाग हैं। एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस साइट में PST1 है, PVU फर्स्ट है, यहाँ आप देख रहे हैं इको R1 है, क्ले फर्स्ट है, हाइंड थर्ड है। टेट्रासाइक्लिन R में BAMH1 है, साल फर्स्ट है, और यह आप देख रहे हैं रोफ है, PVU सेकेंड है। यह सारे जो हैं प्लाज्मिड में पाए जाते हैं, किसमें?
ई कोलाई के क्लोनिंग संवाहक PBR 322 में। ठीक है, तो अगर आपको एलियन DNA को जोड़ना है तो कहाँ जोड़ेंगे, कहाँ बंधन करेंगे? उन दोनों प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीनों में से किसी एक पर, चाहे यहाँ पर चाहे यहाँ पर जोड़ सकते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण देखें, उदाहरणार्थ आप विजातीय DNA को, ठीक है, एलियन DNA को जो बाहर से आया है, एलियन DNA को संवाहक PBR 322 में स्थित टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोधी जीन के स्थल से जोड़ सकते हैं। टेट्रासाइक्लिन R से आप जोड़ सकते हैं एलियन DNA को। ठीक है, पुनर्योगज प्लाज्मिड, पुनर्योगज जो रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड, ठीक है, जो जोड़ने के बाद तैयार हुआ है। एलियन DNA को कहाँ जोड़े हैं? टेट्रासाइक्लिन के जगह पे जोड़े हैं। जहाँ पर टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोधी जीन है उसी के जगह पर जोड़े हैं एलियन DNA को। तो क्या तैयार होगा? पुनर्योगज प्लाज्मिड बन जाएगा, रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड बन जाएगा। पुनर्योगज प्लाज्मिड का टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोध बाहरी DNA के निवेशन से समाप्त हो जाता है। तो जो टेट्रासाइक्लिन का प्रतिरोध था, विरोध था, वह बाहरी DNA के जोड़ने के कारण, एलियन DNA के जोड़ने के कारण वह प्रतिरोध अब समाप्त हो जाएगा, क्योंकि अब टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोध जीन नहीं रहा, उसके जगह पे आपने विजातीय DNA को जोड़ दिया। तो अब टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोध बाहरी DNA के इंसर्शन से, निवेशन से समाप्त हो जाएगा। लेकिन रूपांतरज को एम्पिसिलिन युक्त माध्यम में, क्योंकि अभी तो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन है उसके पास, उसको तो नहीं हटाए हैं, लेकिन रूपांतरज को एम्पिसिलिन युक्त माध्यम पर फैलाकर इसका अपुनर्योगज नॉन रिकॉम्बिनेंट से अभी भी चयन कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन रूपांतरज को एम्पिसिलिन युक्त माध्यम पर फैलाकर, एम्पिसिलिन युक्त माध्यम में फैलाकर इसका नॉन रिकॉम्बिनेंट अपुनर्योगज से अभी भी चयन कर सकते हैं। एम्पिसिलिन युक्त माध्यम पर वृद्धि करने वाले रूपांतरजों को जब टेट्रासाइक्लिन युक्त माध्यम पर ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है, एम्पिसिलिन युक्त माध्यम पर वृद्धि करने वाले रूपांतरजों को जब टेट्रासाइक्लिन युक्त माध्यम पर स्थानांतरित कर देते हैं, पुनर्योगज एम्पिसिलिन जो रिकॉम्बिनेंट है वह एम्पिसिलिन युक्त माध्यम पर तो वर्धन करेगा, लेकिन टेट्रासाइक्लिन युक्त माध्यम पर वर्धन नहीं करेगा। ठीक है, टेट्रासाइक्लिन युक्त माध्यम पर वर्धन नहीं करेगा, लेकिन एम्पिसिलिन युक्त माध्यम पर वर्धन करेगा। ठीक है, लेकिन नॉन रिकॉम्बिनेंट जो अपुनर्योगज होगा, जो नॉन रिकॉम्बिनेंट होगा, दोनों ही प्रतिजैविक युक्त माध्यम पर वर्धन करेगा। जो नॉन रिकॉम्बिनेंट होगा, ठीक है, जिसमें टेट्रासाइक्लिन R और एम्पिसिलिन R दोनों होंगे, वे प्रतिजैविक युक्त माध्यम पर वर्धन करेगा। लेकिन नॉन रिकॉम्बिनेंट अर्थात अपुनर्योगज दोनों ही प्रतिजैविक युक्त माध्यम पर वर्धन करेगा। इस मामले में एक प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन रूपांतरजों के चुनाव में सहायता करता है, जबकि दूसरा प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन विजातीय DNA के निवेशन को निष्क्रिय हो जाता है। ठीक है, इस मामले में एक प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन रूपांतरजों के चुनाव में सहायता करता है, जबकि दूसरा प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन विजातीय DNA के निवेशन से निष्क्रिय हो जाता है, फॉरेन एलियन DNA के जुड़ जाने से निष्क्रिय हो जाता है।
और पुनर्योगज के चुनाव में सहायता करता है, रिकॉम्बिनेंट के चुनाव में सहायता करता है। ठीक है। प्रतिजैविकों के निष्क्रियण के कारण, प्रतिजैविकों के, ठीक है, निष्क्रियण के कारण पुनर्योगों, ठीक है, रिकॉम्बिनेंट का चयन एक जटिल विधि है। प्रतिजैविकों के निष्क्रियण के कारण पुनर्योगज का चयन एक जटिल विधि है। क्यों? क्योंकि इसमें दो प्लेटों जिनमें भिन्न भिन्न प्रतिजैविक होता है पर साथ साथ प्लेटिंग की जरूरत होती है। ठीक है। प्रतिजैविकों के निष्क्रियण के कारण पुनर्योगज का चयन एक जटिल विधि है, क्योंकि इसमें दो प्लेटों जिसमें भिन्न भिन्न एंटीबायोटिक होता है पर साथ साथ प्लेटिंग की जरूरत होती है। इस कारण से वैकल्पिक वर्णयोग चिन्हक का विकास हुआ। ठीक है। इसलिए ही वैकल्पिक वर्णयोग चिन्हक का विकास हुआ, सेलेक्टिव मार्कर का विकास हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि प्रतिजैविकों के निष्क्रियण के कारण पुनर्योगज का चयन एक जटिल विधि है, क्योंकि इसमें दो प्लेटों जिनमें भिन्न भिन्न प्रतिजैविक होता है पर साथ साथ प्लेटिंग की जरूरत होती है। इसी कारण जो है एक वैकल्पिक वर्णयोग चिन्हक का विकास हुआ, जो पुनर्योगज को अपुनर्योगजों से, रिकॉम्बिनेंट को नॉन रिकॉम्बिनेंट से इस आधार पर अंतर करता है कि क्रोमोजेनिक वर्णोत्पादकी अर्थात क्रोमोजेनिक पदार्थ की उत्पत्ति से रंग पैदा करने में सक्षम होते हैं। ठीक है। जो क्रोमोजेनिक पदार्थ हैं अगर वे उपस्थित होंगे तो रंग पैदा करने में सक्षम होंगे। इसमें एक पुनर्योगज डीएनए रिकॉम्बिनेंट डीएनए को बीटा ग्लैक्टोसाइडेज एंजाइम निष्क्रिय हो जाता है। इसमें एक पुनर्योगज डीएनए को बीटा ग्लैक्टोसाइडेज एंजाइम निष्क्रिय हो जाता है, जिसे निवेशी निष्क्रियता कहते हैं। ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि इस कारण से वैकल्पिक वर्णयोग चिन्हक का विकास हुआ, जो पुनर्योगजों को अपुनर्योगजों से इस आधार पर अंतर करता है कि क्रोमोजेनिक पदार्थ की उपस्थिति में रंग पैदा करने में सक्षम होते हैं। इनमें एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए को बीटा ग्लैक्टोसाइडेज एंजाइम निष्क्रिय हो जाता है, जिसे निवेशी निष्क्रियता इंसर्शनल इनएक्टिवेशन कहते हैं। यदि जीवाणु में प्लाज्मिड में, यदि जीवाणु के प्लाज्मिड में इंसर्ट नहीं होता, यदि जीवाणु में प्लाज्मिड में इंसर्ट नहीं होता, तब वर्णोत्पाद, ठीक है, वर्णोत्पादकी पदार्थ, क्रोमोजेनिक पदार्थ की उपस्थिति में नीले रंग का कॉलोनी का निर्माण होता है। तो यदि जीवाणु में प्लाज्मिड में, यदि जीवाणु के प्लाज्मिड में इंसर्ट नहीं होता, तब क्रोमोजेनिक पदार्थ की उपस्थिति में नीले रंग का कॉलोनी का निर्माण होता है। ससंगिका की उपस्थिति के परिणाम स्वरूप बीटा ग्लैक्टोसाइडेज का निवेशी निष्क्रियण हो जाता है। ठीक है। अगर ससंगिका उपस्थित होगी, ठीक है, ससंगिका की उपस्थिति में बीटा ग्लैक्टोसाइडेज का निवेशी निष्क्रियण हो जाता है, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हो जाता है, जिसके कारण बिना रंग वाली कॉलोनी बनती है, जिसे पुनर्योगज कॉलोनी के रूप में पहचानते हैं, नॉन रिकॉम्बिनेंट, ठीक है, रिकॉम्बिनेंट कॉलोनी के रूप में पहचानते हैं। ठीक है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि विजातीय जो डीएनए है उसका बंधन अर्थात लिगेशन उन दोनों प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीनों में से एक में स्थित प्रतिबंध स्थल पर किया जाता है। जैसे कि आप विजातीय डीएनए को
ठीक है। यदि आप विजातीय डीएनए को संवाहक पीबीआर 322 में स्थित टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोधी जीन के स्थल से जोड़ सकते हैं। पुनर्योगज प्लाज्मिड का टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोध बाहरी डीएनए के निवेशन से समाप्त हो जाता है, लेकिन रूपांतरज को एम्पिसिलिन युक्त माध्यम में फैलाकर इसका नॉन रिकॉम्बिनेंट से अभी भी चयन कर सकते हैं। एम्पिसिलिन युक्त माध्यम पर वृद्धि करने वाले रूपांतरजों को तब टेट्रासाइक्लिन युक्त माध्यम पर ट्रांसफर कर देते हैं। पुनर्योगज एम्पिसिलिन युक्त माध्यम पर तो वर्धन करेगा, लेकिन टेट्रासाइक्लिन युक्त माध्यम पर वर्धन नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि टेट्रासाइक्लिन युक्त जीन हट गया है। लेकिन अपुनर्योगज जो होगा, नॉन रिकॉम्बिनेंट जो होगा, वो दोनों ही प्रतिजैविक युक्त माध्यम में वर्धन करेगा। इस मामले में एक प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन रूपांतरजों के चुनाव में सहायता करता है, जबकि दूसरा प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन विजातीय डीएनए के निवेशन से निष्क्रिय हो जाता है और पुनर्योगजों के चुनाव में सहायता करता है। ठीक है। प्रतिजैविकों के निष्करण के कारण पुनर्योगज का चयन एक जटिल विधि है, क्योंकि इसमें दो प्लेटों जिसमें भिन्न भिन्न प्रतिजैविक होता है पर साथ साथ प्लेटिंग की जरूरत होती है। इस कारण से वैकल्पिक ठीक है वर्ण योग चिन्ह का विकास हुआ, जो पुनर्योगजों को अपुनर्योगजों से, रिकॉम्बिनेंट को नॉन रिकॉम्बिनेंट से इस आधार पर विभेद करते हैं कि क्रोमोजेनिक पदार्थ की उपस्थिति में रंग पैदा करने में सक्षम होते हैं। इसमें से एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए को बीटा ग्लैक्टोसाइडेज एंजाइम निष्क्रिय हो जाता है, जिसे निवेशी निष्क्रियता, इंसर्शन और इनएक्टिवेशन कहते हैं। यदि जीवाणु के प्लाज्मिड में इंसर्ट नहीं होता, संसर्गिका नहीं होता है, तब क्रोमोजेनिक पदार्थ की उपस्थिति में नीले रंग का कॉलोनी का निर्माण होता है। अगर संसर्गिका की उपस्थिति होगी, ठीक है, अगर जो है संसर्गिका की उपस्थिति होगी तो उस स्थिति में, ठीक है, बीटा ग्लैक्टोसाइडेज का निवेशी निष्क्रियण हो जाता है, जिसके बिना रंग वाली कॉलोनी बनती है, जिसे पुनर्योगज कॉलोनी के रूप में पहचानते हैं। ठीक है। तो आप जो पढ़ रहे हैं, संवाहक में क्लोनिंग करने हेतु निम्न विशेषताओं की आवश्यकता होती है। जो वेक्टर है उसमें क्लोनिंग करने हेतु क्या क्या विशेषता होनी चाहिए? तो पहला आपने पढ़ा, प्रतिकृतियन की उत्पत्ति होनी चाहिए, वर्ण योग्य चिन्हक होने चाहिए, क्लोनिंग स्थल होने चाहिए। ठीक है। और घ है आपका, पौधे व जंतुओं में जीन क्लोनिंग हेतु संवाहक होने चाहिए। पौधे और जंतुओं में क्या होने चाहिए? जीन के क्लोनिंग हेतु संवाहक होने चाहिए। ठीक है। तो इसको हम अगले वीडियो में बताएंगे। थैंक यू।